हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस का पार्ट 2, जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानेंगे कि मांग की लोच क्या होती है। तो हमको पता है कि मांग का नियम जो होता है किसी भी वस्तु की प्राइस और उसकी मांग की मात्रा के बीच जो है उसके विपरीत संबंध को बताता है। लेकिन यह जो नियम है वो अनेक बातों को नहीं बताता है, जैसे कि मांग की मात्रा में होने वाले चेंजेस की प्रवृत्ति, है ना। और क्या मांग की मात्रा में उसी रेशियो में चेंज होता है जिस रेशियो में प्राइसेस बदलती हैं। और प्राइसेस में जितना चेंजेस होता है, क्या डिमांड में भी उतना ही परसेंटेज में चेंजेस होता है, या उससे कम होता है, या उससे ज़्यादा होता है। और एक कंज्यूमर होता है, उस कंज्यूमर की इनकम से किसी भी वस्तु विशेष की मांग का क्या कितना या क्या रिलेशन होता है ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस का शायद हमें हद तक आंसर जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चल सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मांग की लोच एक्चुअल में है क्या। तो किसी भी वस्तु की प्राइजेज में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को ही मांग का लोच कहा जाता है ना। अब यहाँ पर जो है कीमत और मांग की मात्रा को हम जो व्यक्त करते हैं वो परिवर्तन की दर को मापती है, जिससे कि हम ईपी या ईडी कहते हैं, है ना। और इसी के द्वारा इसको शो किया जाता है। तो यहाँ पर प्राइस और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होने के कारण इसका जो मान है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। किंतु व्यवहार में हम क्या करते हैं, इसकी मूल्य मांग लोच के कारण इसके ऋणात्मक चिन्ह का हम अक्सर करके प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। तो मांग का नियम जो है वो प्राइस और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध को बतलाता है या दिखाता है कि किंतु इसकी मात्रात्मक व्याख्या वह नहीं करता है। तो यहाँ पर मांग का नियम जो है एक गुणात्मक कथन है और मांग की लोच जो है वो एक मात्रात्मक कथन है। अब यहाँ पर मांग की लोच को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग रूप से बताया है। मार्शल कहते हैं यहाँ पर कि बाज़ार में किसी भी वस्तु की मांग की लोच ज़्यादा या कम तब कही जाएगी जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग अधिक या कम वृद्धि होती है, और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि होने के साथ मांग अधिक या कम होती है ना। तो यहाँ पर अलग अलग रूप में जाना कि मांग की लोच क्या है, पर सिंपल इसका फॉर्मूला है कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन जो है वही मांग की मात्रा यहाँ पर कहलाती है। और इसे कुछ इस तरह से शो किया जाता है, ईपी इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और डेल्टा पी अपॉन पी। यहाँ पर क्यू जो है वो वस्तु की प्रारंभिक मात्रा है, डेल्टा क्यू वस्तु की परिवर्तित मात्रा है, पी जो है यहाँ पर प्राइस है जो स्टार्टिंग वाली है, डेल्टा पी प्राइस में चेंजेस हैं, और ईपी जो है यहाँ पर वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो इसको ये फॉर्मूला इसमें लागू होता है। अब दूसरी चीज़ जो हम आते हैं कि नेचर क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। जैसा कि प्रीवियस वाले चैप्टर में बताया था कि जो मांग है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की बताई थी मैंने। एक तो प्राइस डिमांड बताई थी, इनकम डिमांड बताई थी, और बाद में मैंने क्रॉस डिमांड बताई थी। वैसे ही यहाँ पर जो है इसकी नेचर को हम देखें तो इसकी नेचर जो है यही 3 प्रकार की है यहाँ पर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना।
तो सामान्यतः मांग की लोच की नेचर या प्रकार तीन शीर्षकों में बांटा गया है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच का जो अर्थ है, हम ये कहेंगे कि प्राइसेस में चेंजेस होने के कारण डिमांड की मात्रा में जो चेंजेस होता है वो जो कहलाता है हमारा मांग की कीमत लोच कहलाती है। या अन्य शब्दों में हम कहें कि किसी भी वस्तु की प्राइस में एक निश्चित परिवर्तन होने पर उसकी मांग की मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है उसकी माप ही मांग की कीमत लोच कहलाती है। तो मांग की कीमत लोच को केवल मांग की लोच भी यहाँ पर कह सकते हैं। और उसको कैसे बताते हैं कि अभी मैंने बताया EP इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, है ना। इसको इस तरह से शो किया जाता है। अब दूसरा हम आते हैं मांग की आय लोच पर। तो मांग की जो आय लोच है, मांग की आय लोच जो है उपभोक्ता की इनकम में एक निश्चित चेंज के परिणाम स्वरूप उसकी मांगी की मात्रा में कितना चेंज होता है यह दर्शाती है हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर यदि कंज्यूमर की इनकम में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है वह मांग की आय लोच कहलाता है। इसको हम EY द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका ये धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक भी होती है। मैंने प्रीवियस वाले चैप्टर में आपको सुपीरियर गुड्स और इन्फीरियर गुड्स बताए थे। तो अगर ये पॉजिटिव है और इसका मतलब है कि सुपीरियर गुड्स है, और ये ऋणात्मक अगर इसका मान आता है तो हम ये कहेंगे कि वो इन्फीरियर गुड्स है ना। और इसको किस तरह से शो करते हैं, इसको शो करने का तरीका है EY इक्वल्स टू डेल्टा Q अपन Q इंटू Y अपन डेल्टा Y। ठीक है, इसको इस तरह से शो किया जाता है। अब इसमें जो थर्ड आती है, इसका नेचर जो थर्ड आता है वो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आता है। तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जानते हैं। तो हम कहेंगे कि किसी भी वस्तु की मांग पर संबंधित वस्तुओं के प्राइस में होने वाले चेंजेस का भी प्रभाव पड़ता है। तो संबंधित वस्तुएं एक दूसरे की पूरक भी हो सकती हैं और सब्स्टिट्यूशंस भी हो सकती हैं। तो मांग की आड़ी या तिरछी लोच के अंतर्गत संबंधित वस्तुओं की प्राइसेस में चेंज होने से किसी भी वस्तु विशेष की मांग की मात्रा में होने वाले चेंजेस को व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी वस्तु विशेष की मांग में होने वाले आनुपातिक चेंजेस से जो किसी संबंधित वस्तु की प्राइस के चेंज से हुआ है उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। यहाँ पर जो इसको व्यक्त किया जाता है वो EXY द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये इसमें भी मैंने आपको दो तरह की वस्तुएं बताई थी, जैसे कि एक तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स बताई थी और दूसरी मैंने सप्लीमेंट्री गुड्स बताई थी। दो तरह की वस्तु होती है, अगर प्लस का साइन आता है तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स है और माइनस का साइन आता है तो वो हमारी कहलाएंगी सप्लीमेंट्री गुड्स। इसको किस तरह से बताते हैं, EC या EXY इक्वल्स टू डेल्टा Q X अपॉन डेल्टा PY इंटू PY अपॉन QX। इसको इस तरह से शो किया जाता है। अब तीसरा आता है यहाँ पर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि क्या क्या श्रेणियाँ हो सकती हैं हमारे मांग की लोच की, है ना। तो जानते हैं, तो मांग के लोच से हमारा जो मतलब है कि मांग की कीमत लोच से है। तो हम ये कहेंगे कि प्राइस में परिवर्तन होने से जो विभिन्न वस्तु की मांग में समान रूप से भी परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वस्तुओं की मांग में कीमत से जो है थोड़े से परिवर्तन से अधिक प्रभाव डालती हैं और कुछ वस्तुएं मांग पर कीमत में परिवर्तन होने पर कम प्रभाव डालता है। तो ये जो प्रभाव है वही जो है इसकी श्रेणियाँ कहलाते हैं ना। तो इन श्रेणियों को हम
5 भागों में बांटते हैं। वो 5 भाग कौन से हैं? पहला है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसमें आता है हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 भागों में बांटा गया है। तो इनको अलग अलग देखते हैं क्या होती हैं ये। सबसे पहले पूर्णतः लोचदार मांग आती है इसमें। तो जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर या अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर उसकी मांग में बहुत अधिक कमी या वृद्धि होती है, तो वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाएगा। या हम अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि कीमत में सूक्ष्म कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में बहुत ज़्यादा अनंत वृद्धि है ना, इन्फिनाइट वृद्धि या कमी हो जाती है, तो इसे कहेंगे हम पूर्णतः लोचदार मांग या परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे कहा जाएगा। ठीक है। अब इसकी डिग्रीज़ की बात करें तो इसकी डिग्रीज़ में मैंने 5 तरह का बताया है। इस डिग्री को मैं आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करती हूँ।